हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपेयर। आज की पॉलिटी का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये लक्ष्मीकांत में 11th चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट विथ इट। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। हिस्ट्री में क्या है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिससे हमें ये समझ में आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कैसे हुआ। आइए चलिए देखते हैं पहला केस कौन सा है। पहला केस है हमारा शंकरी प्रसाद का केस। इसका साल है 1951। इसमें क्या चैलेंज हुआ था? इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई थी। किसकी? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्या था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो कर्टेल कर दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी ना एक हमारी फंडामेंटल राइट थी, लेकिन थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट इसको क्या कर दिया गया? इसको कर्टेल कर दिया गया। इसी को क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था या नहीं, वही चैलेंज हुआ था। कहाँ पे? शंकरी प्रसाद केस में। साल कौन सा है? 1951। ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 368 के अंदर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला शंकरी प्रसाद केस में कि पार्लियामेंट के पास पावर है क्या? किस चीज़ का? टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। फिर आता है सेकंड केस, गोलकनाथ केस। कौन सा ईयर है? 1967। इसमें क्या चैलेंज हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसकी? 17th अमेंडमेंट एक्ट की। 17th अमेंडमेंट एक्ट में क्या था? 17th अमेंडमेंट एक्ट में हमने 9th शेड्यूल ऐड किया था। 9th शेड्यूल क्या है? 9th शेड्यूल में ये कहा गया है कि इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ क्या? सेंट्रल एंड स्टेट के जो लॉज हैं, ठीक है, स्टेट लॉज which cannot be challenged in court। इसका मतलब है कि आप 9th शेड्यूल में ऐसे लॉज जो स्टेट और सेंटर ने बनाए हैं, अगर आप वो 9th शेड्यूल में डाल देते हैं तो यू कैन नॉट चैलेंज दोज लॉज इन द कोर्ट। इसी के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था कहाँ? गोलकनाथ केस में। अब इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो क्या है? वो ट्रांसीडेंटल है और वो इम्यूटेबल है। ट्रांसीडेंटल मतलब है कि इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जो बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस है ये। मतलब जैसे हमारे पास एक बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस मतलब एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, एकदम रिलीजियस एक्सपीरियंस कैसा होता है, वैसी उसको इक्वेट किया किससे? फंडामेंटल राइट से। मतलब वो सही चीज़। हमारी फंडामेंटल राइट्स क्या है? ट्रांसीडेंटल है। दूसरा इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि इट इज़ अनेबल टू चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वो चेंज ही नहीं होगी चाहे कितना भी समय बीत जाए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने किसका? फंडामेंटल राइट्स का। इसीलिए कहा कि पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सके। ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट रिएक्टेड टू सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस बाय एनेक्टिंग 24th अमेंडमेंट एक्ट। 24th अमेंडमेंट एक्ट क्या था? 24th अमेंडमेंट में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 वो ही चेंज कर दिया। आर्टिकल 13 और 368 में क्या चेंज कर दिया कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है टू अब्रिज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट विद अंडर आर्टिकल 368। और ये जो भी एक्ट है ना, इट विल नॉट बी अ लॉ अंडर द आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में ये है कि जो कोर्ट्स है ना, कोर्ट के पास क्या है? ऑब्लिगेशन है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? दैट कोर्ट हैज़ ऑब्लिगेशन टू चेक कि कोई भी जो लॉ है क्या वो फंडामेंटल राइट को हैम्पर करता है या नहीं, वो कोर्ट चेक करेगा आर्टिकल 13 के अंदर। लेकिन 24th अमेंडमेंट में क्या कर दिया? आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो ही चेंज कर दिया और बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट केस, केशवानंद भारती केस। ये है 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट था गोलकनाथ केस का, ठीक है, वो ही ओवर रूल कर दिया। ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट है कि भाई पार्लियामेंट हैज़ पावर टू टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स, उसको अपहोल्ड किया, उसकी वैलिडिटी को अपहोल्ड किया। ठीक है। पर उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है अब्रिज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स, लेकिन
किसके साथ? एट द सेम टाइम इट लेड डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। उसके बाद केस आता है इंदिरा नेहरू गांधी का केस 1975। इस केस में भी जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो था, जो केशवानंद भारती केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था, उसको रीअफर्म किया। कैसे? 39th अमेंडमेंट एक्ट था 1975 का। क्या था वो 39 अमेंडमेंट एक्ट? कि जो प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर है उसके अगर इलेक्शन को लेके कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड अगेंस्ट द जुरिस्डिक्शन, इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट। ये इंदिरा गांधी वाला समय था जहाँ पे उनके ऑलरेडी इलेक्शन के इश्यूज चल रहे थे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी केस में 1975 में ये बोल दिया 39th अमेंडमेंट एक्ट में कि जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट अराइज होते हैं प्राइम मिनिस्टर के और स्पीकर ऑफ लोकसभा के, दे ऑल आर आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये जो 39th अमेंडमेंट एक्ट था ना, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? इनवैलिड कर दिया। इसका मतलब है इनवैलिड कर दिया, इसका मतलब है डॉक्ट्राइन ऑफ जो बेसिक स्ट्रक्चर था ना, उसको रीअफर्म कर दिया। मतलब we will support the decision which was given for the basic structure of constitution in केशवानंद भारती केस, ठीक है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये किया तो पार्लियामेंट ने रिएक्शन दिया। रिएक्शन में क्या कर दिया? पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट ला दिया 1976 में। अब ये क्या था? 42nd अमेंडमेंट में आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया और बोला कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट मतलब उल्लंघन। अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है और उसके बाद भी आप पार्लियामेंट का क्वेश्चन नहीं कर सकते हो इन एनी कोर्ट, ठीक है। पार्लियामेंट के पास क्या है? अनलिमिटेड पावर है टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आता है मिनर्वा मिल केस 1980 में, और ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो ये 368 अमेंड हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के पास ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की, और जस्ट बिकॉज जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पूरा जो अमेंडमेंट है वो ही इनवैलिड हो गया। मतलब पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, ओके। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर वो इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, और इस केस में क्या था? जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये सारे केस से हम लोग एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिस्ट नहीं दी है बेसिक स्ट्रक्चर की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ जस्ट इन्फर कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ओके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका हाव भाव कैसा है, ठीक है, वो उन्होंने इन्फर किया है, वो ही है हमारे एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो है ना, वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स है ना, वो हैम्पर नहीं होने चाहिए। अगर वो हैम्पर हो गए तो वो जो लॉ है वो हो जाएगा वॉइड। देख लेते हैं कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स कौन से हैं। पहले तो आएगा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट ऑब्वियस है। सेकंड है सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। थर्ड है सेक्युलर कैरेक्टर, जो सेक्युलर कैरेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। देयर हैज़ टू बी द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का। अगर जुडिशरी में ज़्यादा इंटरफेरेंस है और कोई ऐसा लॉ पास हो जाता है जिसमें ये इंटरफेरेंस को वैलिड बताया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है, दैट इज़ वाई जो भी लॉ बना है वो इनवैलिड हो जाएगा, राइट। फेडरल कैरेक्टर, अगर फेडरल कैरेक्टर का मतलब डिवीजन ऑफ पावर से हम समझ सकते हैं, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है।
अगर सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है एंड देयर इज़ नो डिविजन ऑफ पावर, इट गोज़ अगेंस्ट द फेडरल कैरेक्टर, तो वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाएगा। फिर यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट है, मतलब सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो हमको मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टर है ना वो एज अ वेलफेयर स्टेट का कैरेक्टर है, ठीक है। इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। तो अगर कोई भी लॉ या एनी अमेंडमेंट विच गोज अगेंस्ट दिस तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं होगा। फिर जो पावर है कोर्ट के पास, क्या, जुडिशियल रिव्यू का, वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। फिर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फिर आता है फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिमिटेड पावर, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है लिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि कभी भी आप कैसे भी उसको अमेंड कर लो, और इतना भी रिजिड नहीं है कि आप उसको अमेंड ही ना कर पाओ, राइट। लेकिन ये सारा किस चीज़ के अंदर होना चाहिए, ये जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर होगा तो वैलिड कराएगा, इसके बाहर जाएगा तो ये वैलिड नहीं कराएगा। सो दिस वॉज द चैप्टर ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दीज वर द एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आप उसको जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार उसको इस लेक्चर को सुनेंगे, आपके दिमाग में और ये बैठता जाएगा और ये आपको और इजी लगता जाएगा। तो आप प्रीलिम्स में और मेंस में बहुत आसानी से ये इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। आई रियली होप कि ये लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल रहा है। इसी के साथ हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।